अगर मुझे दिल्ली एनसीआर में लोग मिलते हैं ना तो वो ऐसे बोलते हैं, भाई भाई जी फ़ोटो, भाई फ़ोटो, फ़ोटो क्लिक हुआ, कहाँ जा रहे हो भाई? वहाँ जा रहा हूँ। अच्छा 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 भाई, भाई कुछ ज़रूरत है भाई मेरी? नहीं 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 थैंक यू। अब कहीं और जाते हो वहाँ पे ऐसे बोला जाता है, ओए तेरे साथ एक फ़ोटो लेना है या तेरे साथ एक वो लेना है, तो आपको ना बड़ा अचानक से ऐसा लगता है ये कहाँ पर आ गए भाई। तो दिल्ली एनसीआर में प्यार बहुत है देने में, जब लोगों को वो प्यार देते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं और भाषा के आधार पे बहुत जज होता है। आप मुंबई के लोगों को किस नज़रिए से देखते हो? जो खरे लोग होते हैं ना वो मुंह पर बोल देते हैं, बात खत्म। मैंने आपसे बोला कल मिलना है, नहीं मिल रहा मैं कल। अपने वाले भाई कल पता है क्या है, मेरी मौसी के लड़के की टांग टूट गई, अब तू बता मैं क्या करूं। अब आप इमोशनल हो, ठीक है भाई अब क्या कर सकता हूँ मैं भी यार, तेरी मौसी का लड़का है तो उसी को प्रायोरिटी रखेगा, ठीक है भाई। यहाँ वाले टांग टूटी है, कुछ टूटी है, कुछ भी भाई नहीं कर सकते अभी नहीं, वो रिश्ते को वो नहीं करना चाहते, ये रिश्तों में प्रोफेशनलिज्म नहीं घुसाना चाहते। जैसे आप भोले बाबा की जब पूजा करते हैं ना तो आप वो आपको ना जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपको देते हैं कि भाई ये चीज़ तो ले ले, लेकिन इस चीज़ को पाने के बाद समझ जाए इसकी वैल्यू नहीं है कुछ। अभी से जान ले इस बात को, क्योंकि तू मेरा भक्त है, मैं तुझे 10 साल खराब करके रियलाइज़ नहीं कराना चाहता। क्या चाहिए, वेब सीरीज़ आ रही है इसको हिट कर देगा, कर दी, अब आगे एक और आएगी फिर उसको भी हिट करेगा। इससे बढ़िया हर बार तो कर्म पे ध्यान देना, तो काम कर, रोजगार पैदा कर लोगों के बीच में, जिन लोगों को मुसीबतें हैं उनकी बातें सुन, उनको सॉल्व कर, उनकी चीज़ें कर, मोह से दूर भागना। अमित भड़ाना इस देश के यूट्यूब की हिस्ट्री में एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल यूट्यूबर माने जाते हैं, उनके नंबर्स की वजह से, उनके कंटेंट की वजह से, उनकी रीच की वजह से। पर आज के एपिसोड में अमित भड़ाना भाई की स्पिरिट, उनकी सोल, उनकी आत्मा से हम बातें करेंगे। ऐसी डीप कॉन्वर्सेशन करिए इनके साथ, कंटेंट के बारे में, भारत के बारे में और शिव जी के बारे में। ये है अमित भड़ाना स्पेशल TRS पर। एंजॉय कीजिए दोस्तों। अमित भड़ाना आ चुके हैं TRS पर। कैसे हो भाई? मैं बहुत अच्छा, आप बताएं आप कैसे हैं? पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने लिटरली आपसे बाहर भी बात नहीं करी जी। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ और बम्बई की नई नई हवा है। कल तक मैं दिल्ली था, आज बम्बई पहुँचा, तो खाना वाना अच्छा खिलवा देना यार आज आप, ठीक है? अच्छा? दिल्ली वाला खाना खिलवा देना। मतलब दिल्ली का खाना ज़्यादा बेहतर होता है, मैं भी ये मानता हूँ। मतलब एक हमें ना आदत पड़ी हुई है चटोरी जीभ की ना, चटोरा खाना खाने की, मिर्च मसाले इतने चाहिए होते हैं ना। तो यहाँ आकर क्या खाता हो? यहाँ के ढूंढ लेते हैं वो तो, एक आपके यहाँ पे प्रताप का ढाबा मैंने ढूंढ रखा है, वो पूरा पंजाबी खाना देते हैं, मतलब जो हमें चाहिए होता है ना, दाल रोटी, नान, पनीर, वो सब मिल जाता है। लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो आजकल? नहीं ऐसे कुछ कि सोचने वाला कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं है कि सोच के रहे, मैं लाइफ को हमेशा जाने देता हूँ जिस तरफ जा रही है ना, क्योंकि मेरा विश्वास इस तरफ है कि सब कुछ लिखा हुआ है पहले से ही, जो चलना है वो चलना है, आपका कंट्रोल नहीं है किसी भी चीज़ पे। हमें लगता है कि हम सब कुछ कंट्रोल करके बैठे हैं, हम सब कुछ चला देंगे, वैसे नहीं होता। अपने आप जो चल रहा है चल रहे हैं, मतलब जो भी जिस चीज़ के लिए आए हैं कि सेवा देने आए हैं वो सेवा दे रहे हैं किसी भी जरिए, चाहे एंटरटेनमेंट के जरिए, चाहे जिम्मेदारियां निभा के, वही चल रहा है। ये सोच आई कहाँ से? है बस सोचने का तरीका है, ये नज़रिया ही ऐसा है मेरा। बचपन से ऐसे सोचते थे? बचपन से नहीं, टाइम के साथ चीज़ें पता लगती हैं। एक समय ऐसा भी होता है जब आप अपने आप को ही सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट और सबसे बेटर मानते हैं, फिर एक समय पर आपको रियलाइज़ हो जाता है कि कुछ कोई और है जो आपको चला रहे हैं ना, आप नहीं हैं, वो भोले बाबा हैं जो सारी चीज़ें चला रहे हैं। पर ये आपको यूट्यूब की जर्नी के स्टार्ट के बाद महसूस हुआ? मतलब यूट्यूब स्टार्ट किया, पहले ऐसी चीज़ें नहीं पता थी, फिर अभी पता चली? मैं स्टार्टिंग से ही काफ़ी, बचपन से मेरी दादी का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा। मैंने बचपन में बाबा मोहन राम की काफ़ी पूजा करी, राजस्थान में उनका मंदिर है, वहाँ जाता था मैं। एक समय ऐसा था जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था,
तो मैंने फिर लॉ में एडमिशन लिया। तो मुझे काफ़ी उस समय ऐसा लगता था, गुस्सा बहुत आता है, छोटी छोटी बातों पे मैं ऐसे करता था कि सही गलत के बीच में था कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, तो गुस्सा काफ़ी करता था। तब मैंने हनुमान जी की काफ़ी पूजा करी, तो मेरा गुस्सा बड़ा कंट्रोल हुआ। तो बचपन से घर दादी जी ने मुझे पूजा पाठ में बड़ा लगा के रखा। तो जब आप उस तरफ चले जाते हैं तो धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगता है कि मोह जो है वो गलत चीज़ है, उससे ऊपर हटके है कुछ। तो धीरे धीरे ही मुझे रियलाइज़ हुआ। यूट्यूब में तो ऐसा है कि यूट्यूब की जो, जैसे अब मेरी पूरी जर्नी अगर आप देखेंगे तो पहले मैं डबिंग करता था नॉर्मल वीडियोस, वो भी दोस्तों की एक एक्साइटमेंट नहीं कराया मुझे। जो मेरे स्कूल कॉलेज के यार दोस्त थे ना, वो हमेशा मुझे चढ़ा के रखते थे। मैं क्लास का वो बच्चा था कि एक पंच मार रहा हूँ सबको हंसाने के लिए ताकि सब हंस जाएं, और उसमें किसी ने कह दिया देख नीतू भी हंस गई, तो मैं और चढ़ जाता था कि देख नीतू हंस गई। तो मैं हमेशा वो चढ़ने वाला बच्चा रहा। तो मुझे कभी कभी लगता है कि जो यार दोस्त है ना आपके, जब वो आपको थोड़ा सा ऐसे करके रखते हैं ना, तेरे अंदर ये बात है, तेरे अंदर ये बात है, तो आप उसको ना पॉजिटिवली ले लो। तो जब मैंने वीडियोस बनानी भी स्टार्ट करी, सब चीज़ें करनी स्टार्ट करी शुरू में, तब इससे मुझे थोड़ा थोड़ा ये रियलाइज़ था कि देखो हर एक चीज़, अगर आपने एक लॉ किया है, आपकी एक उम्र हो चुकी है, 24-25 साल के आप हो चुके हो, और एकदम से आपने पूरा ही अपना करियर ही स्विच कर दिया, आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाने लगे, तो ये आप नहीं कर रहे हो, ये तो फिर हो रहा है। ओके, आपकी थॉट क्या थी पहले, जस्ट पहले वाले वीडियो को अपलोड करने से पहले आपकी थॉट क्या थी? क्योंकि पता है, ये जब आप इस सवाल का जवाब दोगे उसके बाद मैं कहूँगा कि मेरे नज़रिए से अमित भड़ाना क्या थे तब। अच्छा, पर पहले आप बताइए, आपका थॉट क्या था वीडियो अपलोड करने से पहले? आपके फर्स्ट फेज में, अच्छा, पहले वाले फेज में, पहले के 10 वीडियो में? अच्छा, आपकी सोच क्या थी? सोच दो तरीके से आपकी डिवाइड होती है। एक, आप बिल्कुल एक पर्सनल में आप कैसे हैं, और प्रोफेशन में आप कैसे हो जाते हैं। मैं आपको प्रोफेशनल के बारे में पूछ रहा था, पर पर्सनल भी बता दीजिए। पर्सनल तो मुझे लगता है इस दुनिया में जितने भी आदमी हैं उनके सब डबल फेस हैं। जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, जैसे आप दोस्तों के सामने हो वैसे आप सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी नहीं हो, फिर आप जैसे सोशल मीडिया पर हो आप वैसे पर्सनल नहीं हो। ये जैसे आप इनसिक्योर हो, हर एक इंसान इस जीवन में इनसिक्योर है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर ये दिखा रहा है कि नहीं भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो किसी से नहीं चिढ़ता, इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान ये जो दिखा रहा है ये एक अलग चीज़ है, और जो वहाँ पे दिखा रहा है वो अलग चीज़ है। तो उसी चीज़ का मैं भी बना हुआ हूँ कि मैं पर्सनल लाइफ में मैं बहुत डिफरेंट आदमी हूँ, और जैसा मैं सोशल मीडिया पर हूँ वैसा मैं बहुत डिफरेंट आदमी हूँ। जैसा अगर आप कहें कि शुरू की जब मैंने 10 वीडियोस मैंने स्टार्ट की थी तो उसमें मेरी क्या थॉट थी, जिम्मेदार मैं काफ़ी शुरू से काफ़ी रहा। जब 5 साल की उम्र में मेरे पिताजी का देहांत हो गया, और मेरे तो दुर्भाग्य से मेरे परिवार में भी ऐसा रहा कि जब मेरे पिताजी 3 साल के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया था। आर्मी में थे मेरे दादाजी। तो और जब मैं 5 साल का था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो हमारे घर की लेडीज़ ने बहुत कुछ संभाला। इसीलिए मैंने अपने अंदर हमेशा एक कैरेक्टर महसूस किया है कि मुझे सब कहते हैं कि आप सब दूसरों का दुख बड़ा सुनते हो, लेकिन अपना आप कभी रखते नहीं कहीं पे, और मुझे रखना नहीं आता। अब भी? हाँ, अब भी अगर मैं परेशान हूँ तो मैं हैंडल करता हूँ अपने आप से ही ना। जैसे मुझे लग रहा है किसी, सब मुझे कहते हैं कि कोई आपके पास आकर अपनी कोई प्रॉब्लम बताता है तो आप किसी भी लेवल तक जाते हो उसको सॉल्व कराने के लिए। मैं इसका दूसरा कारण मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझे बनाया इसीलिए गया है कि अगर कोई किसी की प्रॉब्लम है, तेरे चाहने वाले की प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन तू करके देगा। जैसे कि मैंने एक चीज़ महसूस किया, कभी आप भी करना, जब लाइफ में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली होती है ना, कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है, उससे कुछ हफ्ते या कुछ दिनों पहले आप एक किसी ऐसे व्यक्ति से ज़रूर मिले होते हो जो उसका सॉल्यूशन आपको निकाल के देगा। कभी भी महसूस, मैं कभी भी किसी बड़े आदमी से मिलता हूँ ना, जो बहुत बड़ा आदमी होता है, मैं टेंशन में आ जाता हूँ, कुछ होने वाला है। 10 दिन में ही कोई अपना कुछ केस बता देता है, भाई ऐसा हो गया है, क्या करें। मैंने जैसे कि मान के चलो मैं किसी जज साहब से मिला, कुछ दिनों बाद ही 10 से 12 दिन बाद एक दोस्त आएगा मेरे पास, भाई मेरा ना एक प्रॉपर्टी का केस चल रहा है,
मेरी इसमें कैसे हेल्प हो सकती है। तो जिस दिन मुझे जज साहब मिलते हैं तो मेरे दिमाग में चल रहा होता है भाई कुछ होने वाला है। तो ये ना पूरे का पूरा एक सर्कल है। वो बड़े टाइम से एक प्रॉब्लम में था, उसको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। सोल्यूशन अमित के थ्रू मिलेगा, अमित के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अमित को उनसे मिलाया गया ताकि इसकी हेल्प हो सके लड़के की। तो पूरे का पूरा सर्कल ऐसे बनाया जाता है। ओके। और जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रही है आपको यही दिखाई दे रहा है? ये कर्म के ऊपर है। मतलब मैं कर्म में बहुत विश्वास करता हूँ। हाँ, कि जैसे जैसे बिगड़ेंगे ऐसे लोग आने, आपके सॉल्यूशन, आपकी चीज़ें घटती रहेंगी। जैसे जैसे आपके कर्म खराब होंगे ना, कर्म कई तरीके से कि जैसे कैरेक्टर वाइज भी ख़राब होते हैं, किसी को गलत बोलने से भी ख़राब होते हैं। मैं तो गलत खाने को भी सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ, मतलब आदमी पूरे दिन ही जब खाता रहता है ना तो वो उसका दिमाग ही उल्टी सीधी चीज़ों में बहुत ज़्यादा चलता है, और वो फ्री भी है तो भी। तो मैं हमेशा अपनी लाइफ को दो तरीके से ही तोलता हूँ। एक उसमें कर्म है कि जितने भी आप कर्म करेंगे उसके आधार पे बहुत कुछ चलने वाला है आपके जीवन में। चाहे आप यकीन ना हो तो कुछ आप जीवन में एक ऐसी चीज़ ज़रूर करके देखना जब वो करने के बाद आपको नेक्स्ट मोमेंट ये रियलाइज़ हो कि यार ये गलत हुआ है, और आप देखना कुछ थोड़ा सा लाइफ ऐसे हल्की सी हिलेगी। एक मैं लाइफ को इस पे बहुत उस पे मानता हूँ। एक मैं जब किसी इंसान के साथ आप कुछ गलत कर रहे हैं और आपको पता है कि आप वो गलत कर रहे हैं, अगर आपको उस चीज़ की रियलाइजेशन है कि हाँ यार वो गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे ज़रूर पड़ता है। तो मैं इन दोनों चीज़ों में नाप तोल के बड़ा चलता हूँ। तो जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी आपके जैसे जैसे कर्म का बहुत ज़्यादा असर है। उस कर्म बेटर करने का मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है जिम्मेदारियाँ। ये आपकी सोच थी तब जब आप यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं? शुरू से ये मेरी रही है सोच। प्रोफेशनल सोच क्या थी? प्रोफेशनल सोच तो मेरी ये थी कि यार मुझे है ना किसी के अंडर काम करना ना शुरू से थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है। स्टार्टिंग से ही थोड़ा मेरा सा लीडरशिप वाला नेचर रहा है कि स्कूल में हो तो 10 लौंडे लेके चल रहा हूँ, कॉलेज में भी 10-12 अपने लौंडे हैं, हर जगह मेरे को ऐसे है कि भाई मैं उस स्टेट में मुझे ये जानता है, इधर मेरे ये जानने वाले, मैं फ़ोन करूँगा तो ये भाई आ जाएगा। भाई बचपन से मेरा नेचर रहा, वो मेरे घर से ही आया है। और मेरे घर से आया मेरी फैमिली, क्योंकि चाचा जी के बच्चे हम सब साथ में रहे, मेरे मामा जी का आना, बुआ जी का आना, सबका घर में रहा, मैंने देखा इतने इतने लोग, कुछ बात होती थी सब इकट्ठा हो जाते थे। मुझे लगता था यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, मिल के चलना चाहिए, मतलब रिश्ते बना के रखने चाहिए। कल को कुछ नहीं पता कि कहाँ आपको ज़रूरत पड़ जाए संबंधों में। मुझे लिखने का बड़ा शौक था, मैं 4th-5वीं क्लास से बहुत लिखता था, बहुत ज़्यादा मैंने लिखा है। तो स्कूल में भी जब कुछ परफॉर्मेंस होती थी तो मैं लिख कर बड़ा देता था, कॉलेज में भी मैं बड़ा लिख कर देता था चीज़ें। जब कोई इवेंट वगैरह होते थे जब, तो मैं बड़ा सुनाता था, लिख कर सुनाता। तब से मुझे लिखने का बड़ा शौक था। मैंने कहा यार ये चीज़ भी नहीं हो पाएगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो क्या ऑप्शन, क्या कर सकता हूँ मैं, क्या नहीं। छोटी छोटी मैं चीज़ें करता रहता था। जैसे एक एडले का सॉन्ग आया था हेलो, वो सबसे पहले मैंने उस पर थोड़ी सी कारीगरी की थी। जैसे वो हेलो कर रही है, इधर से मैंने अपना फ़ोन कान पे लगाया, मैं बोलता हूँ हेलो, एडले फिर से बोलती हैं हेलो, मैं कहता हूँ हेलो, फिर से वो हेलो, क्योंकि उस गाने को 2-3 बार बोल रही होती हैं हेलो हेलो, तो मैं 2-3 बार, तो मैं कहता हूँ क्या नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है क्या? कोई नहीं एडले, बाद में बात करते हैं, मुझे पता है तू भी बिजी है, मैं भी अभी बिजी चल रहा हूँ। तो ऐसे करके वो मैंने वीडियो डाल दी, मेरे दोस्तों ने चढ़ा दिया कि भाई तुम हो भाई, आप जीतोगे भाई, अब दुनिया आप में है वो काबिलियत। मुझे पता है झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही चढ़ा रहे हैं, पर मैं चढ़ गया। ओके, अब मैं मेरे नज़रिए से बताता हूँ कि हम लोग ने क्या देखा। ठीक है, तब मेरी एजेंसी मंक एंटरटेनमेंट की शुरुआत हो रही थी, तो हम इकोसिस्टम की पढ़ाई कर रहे थे कि भारत में हो क्या रहा है। ये जियो के रिलीज होने के बाद का फेज है, 2017 और 2018। 2017 मार्च में मैंने स्टार्ट किया। हाँ, 2017-2018 आप अचानक से ऊपर आ गए, मतलब एज कम्पेयर टू इकोसिस्टम। पूरे कॉमेडी सीन का एक राइज हुआ था, और उसमें लीडर आप थे जी, वो हमने नोटिस किया। और हमें ऑनेस्टली, क्योंकि हम मुंबई में पले बड़े हैं, यहाँ का सेंस ऑफ ह्यूमर, यहाँ का बिहेवियर अलग होता है, शायद दिल्ली से नहीं पर पूरे भारत से अलग होता है। तो हमें एग्जैक्टली सेंस ऑफ ह्यूमर समझा नहीं, पर हमें रिस्पेक्ट फील हुआ आपके लिए कि यार आप कुछ तो जानते हो, मतलब भारत के की असलियत के बारे में, इसलिए झट से इतनी ग्रोथ मिली है। और वो रिस्पेक्ट हमेशा रहा है आपकी ग्रोथ के लिए। थैंक यू भाई। पर उससे भी ज़्यादा रिस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग आए और चले गए, आप अभी भी हो जी, और अभी भी चीज़ें कर रहे हो जी। तो 2-3 सवाल पूछने जी। हाँ जी, पहले तो कैसे, अभी इतना टाइम हो चुका है तो आप सस्टेन कैसे कर रहे हो? क्योंकि कहते हैं कि मीडिया में सस्टेन करना सबसे मुश्किल चीज़ है। दूसरी चीज़,
आगे आने वाले 10 सालों में क्या होने वाला है यूट्यूब में, और क्या यूट्यूब ही करना है, क्या क्या सोच रहे हो अभी? 3-4 और सवाल है, पर पहले इन दोनों का जवाब दे दीजिए। 10-12 कर लीजिए, कोई समय है पूरा। पहला सवाल है जो सस्टेन वाला सवाल है, मैंने जब शुरुआत में तो शुरू किया था जी। तो सब अच्छा चला। वो तो मुझे भी नहीं पता कि क्या चीज़ ऐसी थी, क्या चीज़ ऐसी नहीं थी। बस मुझे, क्योंकि देखिए सक्सेस की ना कोई परिभाषा नहीं है, हर एक की ना सक्सेस बहुत अलग है। आप जिस तरीके से, जैसे आप कोई पॉडकास्ट करते हैं और आपने एक आपका सपना है कि मुझे इनके साथ पॉडकास्ट करना है, और आपने मान लिया ये मेरे लिए सक्सेस है, लेकिन मैं उसको दूर से देख रहा हूँ, मेरे लिए वो सक्सेस नहीं है। मेरे लिए शायद जिनके साथ आप वो पॉडकास्ट कर रहे हैं, मेरे लिए शायद उनसे कभी मिलना भी हुआ तो मेरे लिए ठीक है, ना भी मिलना हुआ तो कोई नहीं। तो सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी की अलग है, उसी तरीके से अनसक्सेसफुल की भी। अगर आप सोच रहे हैं ये इंसान है और इस इंसान को इतने लोग देख रहे हैं, नहीं यार, तो ये कैसे सक्सेस हो गया? नहीं, जितने लोग देख रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट है, वो भी बहुत मायने एक समय के बाद रख जाता है। मैंने 3 इडियट्स फिल्म जब देखी थी बचपन में, मेरा उस पर मेरा बहुत प्रभाव था। तो मैं कहता हूँ वो विनिंग सिचुएशन है उन डायरेक्टर साहब के लिए, कि वो मुझ पे इम्पैक्ट डाल के चले गए। मेरे जैसे तो 100 हज़ारों कितने पर वो इम्पैक्ट डाल के गए होंगे। तो उसी तरीके से सक्सेस और अनसक्सेसफुल की एक तरफा दोनों अलग अलग हैं, डेफिनेशन अलग है। अगर बात आती है सस्टेंस की, जब मैंने 2017 में सब स्टार्ट किया था तो मुझे सिर्फ इतना पता था, जब मैं देखता था तो मुझे वेस्टर्न से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी मुझे कभी समस्या नहीं रही। बस मुझे ये समस्या रही कि हम अपने कल्चर से बहुत जल्दी भाग जाते हैं, क्योंकि वही वाली बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर, वैसा फील होता है। तो मैं हमेशा कहता था कि यार ऐसा कंटेंट क्यों नहीं आता जिसमें गली गाँव की बातें हों, जिसमें इस तरह की बातें हों कि जब 4 लौंडे इकट्ठे होते हैं तो वो किस तरह की बातें करते हैं। तो वो लाया मैं। जैसे स्कूल में बड़ा फील करता था, हमेशा से फील करता हूँ, क्योंकि मैं स्कूल में, मैंने स्कूल लाइफ ऐसी जी है, और मेरे स्कूल के दोस्त आज भी मेरे टच में, मेरी 15-15 20-20 साल पुरानी यारी है। मतलब मैं यारों क्या यार वाला सीन है मेरा, कि जिससे मिल गया ना दिल, उसके लिए सब कुछ कर देंगे, चाहे फ़ायदा हो जाए चाहे घाटा, फ़र्क ही नहीं है। खड़े हैं तेरे साथ भाई, खड़े हैं, तू गलत है तुझे अकेले में समझा देंगे तू गलत है, 4 लोगों के सामने नहीं बोलेंगे तू गलत है, तुझे अकेले में समझाएंगे। और तू सही है तो भाई फिर तो लट बजेगा ही तेरे लिए, फिर तो देख लेंगे जो भी होगा। तो उस समय पे ये मेरा एक सिर्फ आइडिया ये था कि इस तरह का कंटेंट बनाऊंगा जिससे वो लोग, उस एक तबका बहुत रिलेट करेगा, मास बहुत बहुत रिलेट करेगा। तो जैसे कि आप अभी कोई चीज़, अब जैसे कि आपने मुझे जब 2018 में एक बार आपकी मेरी बात हुई थी, तो हमारी आपकी बात हुई थी कि कुछ करेंगे हमें पॉडकास्ट जैसा ऐसा। मेरे लिए वो ऐसी चीज़ थी कि ये क्या नई चीज़ आई है भाई। हालांकि मैं पहला यूट्यूबर था जिसने पॉडकास्ट दिया था। मैंने लॉकडाउन से पहले, जब ये इतना हाइप भी नहीं होता, तब मैंने पॉडकास्ट दे दिया था 2-3 लोगों को, दिल्ली वाले लड़कों को ही, वहाँ पे पॉडकास्ट दे दिया था। लेकिन मेरे लिए तब वो ऐसी चीज़ थी क्या, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ जो मुझे समझ नहीं आ रही, ये चीज़ ख़राब है, मुझ तक पहुँच नहीं रही है। तो वही वाली चीज़ मेरे साथ मोस्टली मेरे कंटेंट में रही कि कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा रिलेट किया, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, एमपी, राजस्थान। लेकिन जहाँ पर एकदम से शहरीकरण बहुत ज़्यादा है, जिसमें सब लोग ऐसे कहते हैं कि कौन अपनी बहन को ऐसे बोलता है कि मोटर की टंकी बंद करके आ, कौन अपने ऐसे स्कूल में बहुत सारे दोस्तों के बैठ के टिफ़िन चुराते हैं, उनके लिए एकदम से ऐसे बात थी कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। तो वही आप, जैसे आपने मुझे बताया, तो आपके साथ भी वही था कि आप शायद रिलेट ना कर पा रहे हो, लेकिन एक दुनिया थी जो बहुत ज़्यादा उसको रिलेट करी थी। आदमी हर जो भारत का कोर है जी, मतलब मोस्टली भारत उसी दुनिया में है जो आपसे रिलेट कर रही थी। बट बताइए ब्रो। तो उस समय पे ये सब होने, लेकिन आदमी रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखता है। समय के साथ मैंने सबसे ज़्यादा जो सीखा, वो मैंने ये सीखा कि एक तो ना आपको नंबर्स के ऊपर प्राउड करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप फंस चुके हो। आपको ये आपका पीस छीन रहा है। आपको दिन रात सुबह शाम ये परवाह होती है कि 7 दिन में वीडियो करनी है, नहीं करेंगे तो नंबर्स नहीं आएंगे, नंबर्स नहीं आएंगे तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ढिमकाना नहीं होगा, सारी चीज़ें एक साथ आ जाती है। ये आपका कहीं ना कहीं पीस बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि आप नंबर्स में घुस चुके हो। मुझे बड़ा मज़ा आता था कि इंडिया का पहला यूट्यूबर बना, 20 मिलियन सब्सक्राइबर जिसने किए, बड़ा
कि हाँ यार प्राउड महसूस होता। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यार ये जंजाल है कि इसमें फंस जाओगे। इसका आगे इसका क्या है, आगे इसका यही है कि आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करो जिसका इम्पैक्ट हो, जो लोगों को अच्छा लगे। अगर आपने एक स्टैंड ये ले रखा है कि आप गाली नहीं दोगे, आप न्यूडिटी नहीं दिखाओगे, तो आप इसको इतना आगे बढ़ाओ ना, इतना आगे बढ़ा दो कि वो एक मिसाल बन जाए। आज के समय में जब मुझे कोई मिलता है और मुझे कहता है कि यार आपकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप कभी गाली नहीं देते, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा होता है। ऐसा लगता है कि वो डिसीजन बड़ा अच्छा था यार उस समय। लोग कहते थे गाली दे दे पॉपुलर हो जाएगा, तो मैंने डर की वजह से, घर में सब देखेंगे, और एक थोड़े अपने एथिक्स की वजह से, क्योंकि मैं सच में उस जगह से नहीं आता जहाँ दोस्तों को गाली दी जाती है। घर में गए किसी के, उसकी मम्मी को आंटी नमस्ते, बहन को बहन बोल देना। मैं आता ही नहीं हूँ उस जगह से जहाँ गाली बिल्कुल नॉर्मलाइज है। मेरी सोसाइटी नहीं है वो। हमारे यहाँ तो जैसे आपस में भी अगर गाली दे दी तो वो ऐसे बोल देता आदमी, तेरी माँ मेरी माँ, तेरी बहन मेरी बहन। तो मैं उसी स्टैंड पर हमेशा रहा। टाइम के साथ बस लर्निंग मैंने यही ली कि नंबर से बाहर निकलना है, और एक इन चीज़ों से बाहर निकलना है कि लोग क्या चाहते हैं। इससे बाहर निकलना था? हाँ, इससे निकलना था मुझे। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा जो क्रिएटिव स्पेस है, ओके, जो मैं बनाना चाहता हूँ, जो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, मैंने 3 साल तक बनाया। 2 मिनट का कंटेंट से शुरुआत करी, 1 मिनट से करी, 10 मिनट का भी बनाया, 8 मिनट का बनाया। लेकिन आखिर में मुझे ना कहीं ऐसा कंटेंट बनाना था। जैसे मैंने एक मेरा जूनियर बनाया था, एक वो IAS की कहानी थी। मुझे बनाना ऐसा था जिसका इम्पैक्ट बहुत हो, जिसे देख के लोग इंस्पायर हों। मुझे साथ साथ में मैंने जैसे चिड़ियाघर बनाई या कोई भी और भी कंटेंट बनाया। मुझे ऐसा फ़नी भी बनाना था, लेकिन कुछ ऐसा भी बनाना था। लेकिन जब मैं ऐसा कुछ ट्राई करने जाता था जब भी, तो लोग मुझे बोलते थे कि ये क्या कर रहे हो आप पर वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा तो इम्पैक्ट होता था। फिर मुझे धीरे धीरे लगा ये तो यार फंसने वाली बात हो गई, ये तो आप अब रोबोट बन जाओगे। क्योंकि मुझे एल्गोरिदम से बड़ी नफरत है। जब लोग ये कहते हैं ना एक दिन में एक स्टोरी ज़रूर डाला करो, तो मैं कहता हूँ क्यों डाला करें? मुझे एक बार बताओ क्यों डालें कि एक्टिव रहो, ये रहो। मुझे 2-3 महीने हो जाते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं कोई पोस्ट नहीं डालता, कुछ नहीं डालता, कोई वो नहीं। मुझे लोग कहते फ़ोटो डाला करो अपने। भाई मुझे याद नहीं रहता मैंने 50 दिन में कब फ़ोटो खिंचवाया है। मैं 1 घंटे से ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाता एक दिन में। 1 घंटे फ़ोन चलाता हूँ बस। कुछ देख लिया, ऐसे देख लिया, कुछ इतना मुझे पता ही नहीं होता दुनियादारी में किसका क्या चल रहा है क्या नहीं। हालांकि 3-4 साल पहले से चेंज है। शुरू में थोड़ा इंटरेस्ट रहता था बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे लगा कि इस चीज़ से भागने का यही है कि काम करो, अच्छा काम करो, बढ़िया काम करो। अभी ऐसा होता है क्योंकि सोशल मीडिया है, हम कहते हैं कि यार एक्टर बहुत कमाल है, आदमी अच्छा नहीं है। हमें लगता है कि कहीं से उसकी हार हो गई, नहीं, उसको एक्टर अच्छा कह दिया, वो उसकी जीत है। तो ऐसे आपकी लाइफ में कभी, क्योंकि अब तो चेंज हो गया ना सब, अब तो सब आइडियोलॉजी के ऊपर बात है। मेरी तो आइडियोलॉजी के खिलाफ है तो मैं तुझे पसंद नहीं कर रहा, तो मैं तू या मैं तेरी आइडियोलॉजी के खिलाफ हूँ, तू मुझे पसंद नहीं कर रहा। जहाँ से आप हो वहाँ भी ये हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब जनरली बात कर रहा हूँ। हाँ, इस सोशल मीडिया पर हाँ आइडियोलॉजी बेस्ड। हाँ, ये तो पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन मेरे इर्द गिर्द थोड़ा सा कम इसलिए क्योंकि भाईचारा बहुत है, प्रेम बहुत है। तो थोड़े से डिफरेंसेस अगर आ जाते हैं तो बैठ के सेटल डाउन हो जाते हैं कि हाँ भाई चलो बैठ के बात ख़त्म। कि किसी भी चीज़ में, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, आज के समय में सबसे एक चीज़ ही तो ये बन गई है ना कि आपको जो पसंद है, आपको जो पसंद है, मुझे किसी भी तरीके से उसको नापसंद करने के आपको 4 बहाने देने हैं। आपने कहा यार मुझे ये बहुत पसंद है, अरे भाई इसने ये कर रखा है, इसने ये कर रखा है, इसने ये कर रखा है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग फंस चुके हैं। पॉलिटिकल बातें करें? हाँ बिल्कुल करें। हाँ कर सकते। क्या बातें होती है वहाँ जहाँ से आप हो? क्योंकि मैं पॉलिटिक्स के बारे में सीख रहा हूँ शो के लिए, क्योंकि पॉलिटिशियन से बात करने का मौका मिलता है, पर उनसे बात करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि भाई से बात कर रहा हूँ, पर पॉलिटिशियंस के साथ आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप भाई से बात कर रहे हो? वो थोड़े से डिस्टेंट होते हैं, दूर होते हैं, उनका दिल थोड़ा दूर होता है, और मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, वो बस ऐसे ही होता है। तो क्योंकि मैं पॉलिटिक्स के बारे में इतने सारे पॉडकास्ट बना रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देश के हर कोने में लोग पॉलिटिकली क्या सोच रहे हैं। देखिए अभी क्या हो गया है, जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि
अभी लोग, एक समय था जब लोग क्रिकेटर्स के बहुत ज़्यादा फ़ैन थे और एक्टर्स के फ़ैन थे। अभी पॉडकास्ट करने वालों के भी फ़ैन हैं, पॉलिटिशियंस के भी फ़ैन हैं, टीचर्स के भी फ़ैन हैं, अभी सबके, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबको सब कुछ मिल रहा है, बहुत बढ़िया लगता है। उसमें बस चीज़ ये आ जाती है कि अगर मेरी सोच या मेरा कहना किसी भी बात के विपरीत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी सिचुएशन के विपरीत हूँ। आपने बोला कि मुझे इस तरह की चीज़ें पसंद है। मैंने कहा नहीं यार, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी सिचुएशन के ही खिलाफ हूँ। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। बात आती है पॉलिटिक्स की, जिस तरीके से आपकी एक अपब्रिंगिंग हुई है, पॉलिटिशियन की भी एक हमारे देश में एक अपब्रिंगिंग है। जिस तरीके से आप देखे जाते हैं, उनके बात करने में जो एक आता है वो अलग से समझ आ जाता है ना? रणवीर जी कैसे हैं आप? है ना? मैं आपसे मिलूँगा, भाई क्या हाल है? क्या चल रहा है? वो एक जिस तरीके से उनकी भी एक वैसे हुई है, तो लोगों को वो, इसलिए लोग बहुत कम उनसे रिलेट भी बहुत कम कर पाते हैं। देखिए महोदय, मैं ये कह रहा था आपसे, है ना? तो मैं कहूँगा रणवीर भाई मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। तो वो थोड़ा-सा अपब्रिंगिंग है उनकी। ये बदलेगी ये बात? ये देखिए, मुझे हमेशा पॉलिटिक्स में एक चीज़ लगती है कि पॉलिटिक्स में अगर आपको पॉलिटिक्स को अगर देखो, सबसे पहले तो जो ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करनी चाहिए किसी को भी, मेरी गलत थॉट है इसमें। मतलब वो मुझे गलत थॉट लगती है। मुझे ऐसा लगता है राजनीति, जिसको लगे ऐसा कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है कि वो चेंज कर सकता है, तो उसको ज्वाइन कर लेनी चाहिए। उसके पीछे का रीज़न ये है, जो सबसे बड़ा मुझे लगता है, कि जब तक आप अंदर घुसेंगे नहीं तब तक आप बदलाव नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर घुस के भी आपको लड़ना पड़ेगा। जिसका एक बहुत सीधा सा उदाहरण है कि घर में बड़े लड़के ने एक डिसीज़न लिया, पिताजी ने कहा ठीक है कर देते हैं, दादा ने मना कर दिया। दादा से पापा डरते हैं, पापा से बेटा डरता है, कुछ नहीं हो पाया। तो तीनों ना सेम पेज पे होने चाहिए। जब तक तीनों सेम पेज पे नहीं है, बात नहीं बनेगी। तो आप पॉलिटिक्स में घुस तो जाते हो, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर जहाँ पर आप घुसे हो, वहाँ पर भी ये क्षमता है कि जो आप विज़न लेकर चल रहे हो, क्या वैसा भी किसी का विज़न है? अगर मैंने कहा कि यार मेरे इधर रोड ख़राब है, मुझे रोड बनवानी है, अच्छा काम है, सोसाइटी के लिए अच्छा काम है, अब लेकिन वो रोड बन नहीं रही है, तो आप पॉलिटिक्स जॉइन करके भी अंदर ही अंदर ख़राब ही हो रहे हो। लेकिन उस बंदे का सेम विज़न है, वो कह रहा है बननी चाहिए रोड, आपकी पॉलिटिकल विन है। ओके। भाई आपके आसपास के जो लोग हैं क्या बातें करते पॉलिटिक्स को लेकर? अगर आप खुल के नाम ले सकते हो तो ले लो। नहीं, मैं देखिए खुल के मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि आज के समय कंट्रोवर्शियल। में सबके किसी ना किसी चीज़ को लेकर बहुत विचार और बहुत ज़्यादा दिल मिल गए हैं चीज़ों को लेके ना। पॉलिटिकली। पॉलिटिकल, चाहे वो पॉलिटिकल हो, रिलीजन पे हो, मैं बोलता नहीं हूँ। और मैं ना वो आदमी नहीं हूँ जो किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट करना चाहता हूँ, चाहे कैसा भी हो। मेरा कहना ये है कि अगर आपको सच में ये लगता है ना ये बात बोल के मैं आपका दिल दुखा सकता हूँ, तो मैं आपसे नहीं कहूँगा कि ओए अपना दिल मत दुखवा, नहीं, मैं कहूँगा भाई मैं ऐसी बात ही नहीं करूँगा ले तेरे सामने, मैं तुझे हर्ट, क्योंकि मैं तुझे बदलना नहीं चाहता। सब चीज़ें बदल सकते हैं, इंसान का स्वभाव नहीं बदलता। ओके। हाँ लोग अपनी चॉइस बदलते हाँ पॉलिटिकली? हाँ, बिल्कुल ओके। मेरे आसपास जितने भी लोग मुझे दिखते हैं, मैंने एक भी इंसान नहीं देखा जो अपनी चॉइस बदलेगा। हर्ट नहीं हुए ना वो उन किसी चीज़ से, उनके ऊपर कोई चीज़ आ जाएगी उस दिन ही बदल जाएगी। ये तो ह्यूमन नेचर भी है ना। जिस दिन आपको दिखेगा इस इंसान ने मेरे लिए कुछ गलत किया मेरे लिए, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिटिक्स हमेशा देश हित के लिए होनी चाहिए। ओके। आप मुंबई के लोगों को किस नज़रिए से देखते हो और किस नज़रिए से देखते थे पहले, मुंबई आने से पहले? ये मैं खुद के लिए पूछ रहा हूँ, मुझे बस जानना है। मैं इनको हमेशा से, बम्बई की जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी है ना, बम्बई ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। मैंने आईपीएल किया, 1.5 महीना आईपीएल को होस्ट किया मैंने, मैं कमेंट्री की थी मैंने उसमें। आईपीएल वो बॉम्बे में हुआ। अक्षय सर के साथ मैंने प्रोजेक्ट किया बॉम्बे में हुआ, अजय देवगन सर के साथ प्रोजेक्ट किया बॉम्बे में, कैटरीना कैफ मैम के साथ, परेश रावल जी के साथ मैंने किया बॉम्बे में। मुझे बॉम्बे ने वन ऑफ द बिगेस्ट मेरी लाइफ के प्रोजेक्ट दिए। तो बॉम्बे की सबसे पहली चीज़ ये आपको देता बहुत कुछ है। दूसरी, मैंने यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म बहुत फील किया है कि प्रोफेशनलिज्म बहुत है। अगर कमिटमेंट है तो कमिटमेंट है, बोल दिया ये है इतने बजे इतने, और साफ साफ भी बोलने की बहुत आदत है। मतलब
जो खरे लोग होते हैं ना वो मुंह पर बोल देते हैं, बात खत्म। मैंने आपसे बोला कल मिलना है, नहीं मिल रहा मैं कल। अपने वाले भाई कल पता है क्या है, मेरी मौसी के लड़के की टांग टूट गई। अब तू बता मैं क्या करूं। अब आप इमोशनल हो, ठीक है भाई अब क्या कर सकता हूँ मैं भी यार, तेरी मौसी का लड़का है तो उसी को प्रायोरिटी रखेगा, ठीक है भाई। यहाँ वाले टांग टूटी है, कुछ टूटी है, कुछ भी भाई नहीं कर सकते अभी नहीं, बस सीधे बोल देते। सीधी बात कर। दोनों जगह पर सब अपनी जगह ठीक है, वो रिश्ते को वो नहीं करना चाहते, ये रिश्तों में प्रोफेशनलिज्म नहीं घुसाना चाहते। मुंबई आने से पहले आप क्या सोचते थे मुंबई के बारे में? नहीं, मैंने तो हमेशा से पता था। पॉजिटिव ही मैंने, क्योंकि मैं स्टेट्स के बारे में बहुत पढ़ता था शुरू से, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक रहा है। चाहे अपनी मैंने इतिहास पढ़ा हो, इतिहास का मतलब सिर्फ यहाँ से नहीं कर रहा मैं कि देश को आज़ादी, उससे पहले मैं द्वापर त्रेता सतयुग उसको भी इतिहास ही मानता हूँ अपना। तो मैंने हमेशा से ही पढ़ा है कि बॉम्बे सबको देता बहुत कुछ है। तो मैं किसी भी स्टेट की, मुझे सबसे बड़ा प्यार है कि यहाँ के लोग ऐसे होते हैं, वहाँ के लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि सबका एक अपना अपना सोचने का। अब लोग इतने बेवकूफ़ हो गए हैं ना कि एक बात ही नहीं समझते, स्टेट्स के ऊपर लड़ रहे हैं, चीज़ों के ऊपर लड़ रहे हैं, हर बात पे लड़ रहे हैं, हर चीज़ का एक फ़ैन बना दिया है। अच्छा तू इसको पसंद करता है तो मैं इसको पसंद करता हूँ, अब मैं तुझे आपस में लड़ूंगा। मुझे समझ नहीं आता इस चीज़ का रिजल्ट क्या है। हमारी लाइफ एकदम से बिल्कुल ही अलग ही बीती है। मतलब हमने राहुल द्रविड़ को इतना पसंद किया है कि हम खुद भी ऐसे ही थे, शांति से रहने वाले, आराम से। मेरा आफ्टरनून में स्कूल होता था, मैं 12 बजे बोल देता था शुभम को, शुभम 12 बजे नाले पे खड़े मिलेंगे। वो 12 बजे नाले पे खड़ा मिलता था, वहीं से हम स्कूल पैदल चल के जाते थे। आज के टाइम में किसी को बोल दो 12 बजे तो बंदा ही पौने 1 बजे पहुंच रहा है। ना फ़ोन होते थे, ना कुछ होता था। pk.com से गाने डाउनलोड करने जाते थे साइबर कैफ़े वाले से चुपचाप। साइबर कैफ़े वाला कहता था तूने डाउनलोड किया है, मेरे में आ गया, क्योंकि एमबी का उसको पता लग जाता था। तो मैंने ये इतनी चीज़ें देखी नहीं है कभी, और मैं अभी भी नहीं पसंद करता जब हर बात पे आप लड़ रहे हो, हर बात पर आप वो कर रहे हो। क्योंकि उम्र है, 15-16 साल की उम्र है, उसमें कुछ करने का मन करता है, गलत चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं। वो 17, 18, 20 आ जाती है, जैसी 24 आ जाती है कि ये 6 साल पहले क्या किया था हमने, कि 5-6 साल पहले। मुझे काफ़ी लोग ऐसे मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि जब आपने वीडियोस बनानी शुरू की थी तो आपको हम कुछ और, हम आपके लिए कुछ और सोचते थे, आज हम आपके लिए कुछ और सोचते हैं। क्योंकि वो 6 साल में जब वो अब कॉलेज पास आउट हो गया, वो सब पास आउट हो गया, तो उसने एक बिल्कुल एक ऐसी चीज़ देखी कि यार गाली नहीं देता है तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं करता जो मुझे ऐसे लगे। पहले वो क्योंकि वो कूल नहीं थी चीज़, तो उस टाइम पे वो ऐसे था कि भाई कूल नहीं है बढ़ाना। लेकिन जब एक बार को समझ में आ गया कि यार ये तो सादगी में ही जीवन अच्छा है, तो फिर उसको लगा हाँ यार ये तो गलत है। लेकिन हमारा जीवन ऐसा कभी रहा नहीं कि किसी से नफरत करी हो, नहीं। जैसे एक बहुत छोटी सी बात है कि कोई एक बैटिंग ऐप थी, तो उसने मुझे एक बहुत बड़ी अमाउंट बोली कि आप 1 साल तक हमारे साथ के लिए। मैं करता नहीं हूँ ना बैटिंग ऐप प्रमोट, और ना ही मैं लीकर प्रमोट करता हूँ, स्मोकिंग प्रमोट करता हूँ, तो मैंने मना कर दिया। 1 साल की उन्होंने डील दी, तो उसको थोड़ा ईगो हर्ट हो गया। उसने कहा 5 साल की डील कर लो, मैं दुबई में आपको घर दे दूंगा और आप ऐसे ऐसे। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं करता ये सब हम नहीं कर सकता, मेरे एथिक्स के अगेंस्ट है। अब उसका पैसा, उसकी पावर, उस सब चीज़ धरी रह गई। लेकिन जब वो अकेले में था तो पक्का उसको ये बात पता था कि मैं मुंह पर पैसे फेंक के मारूंगा आदमी बिक जाएगा। तो पैसों की पावर अब हो चुकी है ख़त्म। अब आदमी थोड़ी एथिक्स की, प्रिंसिपल्स की बातें करता है, उसको लगता है ये सही है ये गलत है, उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा चलता है। अब जब आपको ये चीज़ पता लग जाए कि जो मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है और वो किसी काम की नहीं है, तो फिर आपको सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है कि तो अपने कर्म थोड़े से अच्छे करे जाएं, अपने आप को थोड़ा बेटर करा जाए, सर झुकाया जाए, तो ही आराम मिलेगा। जो टीनेजर्स है वो भी ऐसे ही सोच रहे हैं। टीनेजर की भक्ति में थोड़ा सा बस, एक तो सोशल मीडिया ने काफ़ी इम्पैक्ट डाला है ना, कि वीडियो बनानी है हर चीज़ की ना,
अच्छा, मतलब इंस्टा नंबर चाहिए। इंस्टाग्राम की ना, कि हर चीज़ की, कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, वो भी। तो उसकी वो करके दिखानी है। जैसे मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, तो मैं बड़ी देर से उनको देख रहा था, वो घंटी बजा रहे थे, बड़ी देर तक घंटी बजा रहे थे। तो मैंने नोटिस किया पीछे से वीडियो बन रही है, बार बार टेक अच्छा नहीं आ रहा था। तो ऐसे भी मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा क्या करते रहते हो यार, ये सब मत करा करो। मैंने कहा क्या कर रहे हो, आराम से। मैंने कहा आए हो आप यहाँ, बैठो आराम से, ध्यान लगाओ। तो आज के समय में ना ये दूसरे को दिखाने का बड़ा शौक हो गया है कि देखो मेरी कि इतनी ज़्यादा भक्ति है। भक्ति है, मेरे अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिनकी है, जिनकी बहुत ज़्यादा है, उनक वो ये सोचते हैं कि भाई मैं तो इस राह पर चल ही नहीं सकता, किस राह पर? कि मैं तो दिखा ही नहीं सकता लोगों को कि भाई देखो मैं कितनी अच्छी भक्ति कर रहा हूँ, मैं कितनी वो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बचपन से ही करता आ रहा हूँ। मेरे बारे में तो पता है सबको, मेरे लिए तो हर एक किसी को पता है। देखो फ़र्क होता है, इंसान आपसे कहता है कि और दारू पियोगे, आप कहते हो नहीं नहीं यार मैं नहीं पीता। दारू नहीं पीते, क्यों भाई? होना क्या चाहिए, अरे भाई वेरी गुड यार, दारू नहीं पीते यार, मुझे लत लगी हुई है दारू की यार, मेरी कैसे छूटे। तो कलयुग ही है ना। हालांकि देखो कलयुग तो हमेशा से, किसी भी आप युग में जाएंगे कलयुग हमेशा ही रहा है। अगर सीता मैया का जो एक बिल्कुल रानी का जीवन जी सकती थी, वो वनवास काट रही थी, वहाँ से अगर रावण उठा के ले जाता है तो वो कलयुग ही है। मेरी नज़र में वो कलयुग है कि जहाँ प्रभु इतने बेचैन हो रहे हैं, है ना, कि कहाँ चली गई सीता मैया, इतने परेशान हो रहे हैं, तो कलयुग की वो निशानी है। लेकिन ये भी एक तरीके की, अगर आप हम तुम की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो ये भी एक चीज़ है। आप बहुत ध्यान से देखें भाई कि चल ये करने चलते हैं, नहीं 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 यार मैं वो नहीं करता। क्यों यार, तुझे उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए कि भाई अरे वाह यार तू नहीं करता, मुझे तो ये आदत है। लेकिन हो अपोजिट रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ वो चीज़ें जा रही हैं। हर मतलब वही है, हर चमकने वाली चीज़ ना सोना लगने लगी है लोग। जो आज के ज़माने में नंबर्स है, नंबर्स हैं, दिखावा है, चीज़ें हैं जो ऐसी जिसमें आदमी अपने आप को बहुत खुश कर रहा है, खुद से खुश कर रहा है खुद को, और उसको लग रहा है कि इस चीज़ से दुनिया को एक अलग खुशी महसूस हो रही है, मतलब इससे दुनिया को ऐसे हो रहा है। नहीं, लेकिन वो घिरता चला जा रहा है, वो उसी एक चीज़ में घिरता हुआ चला जा रहा है। जो ये कहना है ना कि मैं वेडनेसडे को एक फ़ोटो डाल दिया करो, एक थर्सडे को एक स्टोरी डाल दिया करो, एक पोस्ट डालनी चाहिए, हमें ऐसे रहना चाहिए, हमें वैसे रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, ये आपने पूरे का पूरा एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जिसमें आप घिर चुके हो। पता है बहुत कम पॉडकास्ट होते हैं जहाँ मैं इतना कम बात करता हूँ या मैं इतने कम सवाल करता हूँ, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुझे बस जानना है, क्योंकि जो मासेस की समझ आप में है ना वो बहुत कम लोगों में होती है। ये मैं एज अ यूट्यूबर समझता हूँ कि मैं जानता हूँ कि जिस ऑडियंस से मैं बात करता हूँ उनकी समझ मेरे दिल में है, पर आपकी ऑडियंस मेरी ऑडियंस बहुत अलग है। तो मैं आपकी ऑडियंस के बारे में जानना चाह रहा हूँ, और ये एक्चुअल भारत की ऑडियंस है। इसी ऑडियंस के लिए हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किए, पर मैं समझ नहीं पाया हूँ क्योंकि मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ। यहाँ का कल्चर, यहाँ के सोच विचार अलग होते, प्रॉब्लम्स अलग होते हैं। आपको क्या लगता है मुझे क्या जानना चाहिए? देखो जानने की जब कभी भी ऐसी कोई चीज़ है कि क्या जानना है क्या नहीं जानना, जो मेरा एंगल है वो उसी एंगल पे 10 चीज़ें और भी बन सकती हैं। मेरा जो एंगल है, मतलब आप जैसे, मतलब बहुत सारी कहानियाँ हैं ना, बहुत सारी कहानी, मैंने जो कहानी सुनाई है उस कहानी में भी एक विपरीत कहानी आ जाएगी। पहले हमें एक कहानी पता लगती थी, हम उसी पर विश्वास करते थे। आज सोशल मीडिया की वजह से हमें दोनों तरफ की कहानी पता लग जाती है, लेकिन फ़र्क क्या है, जो सबसे पहली कहानी बताई जाती है ना वो हमेशा हमें कन्वेंस करके रखती है आखिर तक। दूसरी कहानी हमें कन्वेंस इतनी जल्दी नहीं कर पाती। आपके पास कोई आया, आपको बता के गया अमित ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, आप ऐसे किया, अब एक तरफ मैंने भी आपको बता दिया ऐसे ऐसे किया। अब आप जब मुझसे बात कर रहे होंगे ना तो थोड़ा सा उसकी सपोर्ट लेकर बात कर रहे होंगे, नहीं भाई लेकिन वो तो ये बता रहा था कि आपने ऐसे किया था, और मैं पहले आपको बता जाता तो वैसे होती।
तो जानने की बात ऐसी है कि जब आदमी खुद ज़्यादा महसूस करे ना, पास से रह के, पास से जाके, तो वो खुद अपने आप में एक पता लगता है कि हाँ, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कैसा है सब। कुछ अलग नहीं हो रहा देश में कि अगर हम ऐसे देखें कि जो मासिस हैं वो कुछ एकदम अलग सोच रहे हैं या कुछ ऐसे नहीं, सब है सब। मैंने बताया कि इंसान पूरा इमोशंस में डूबा हुआ है। सबको बहुत फ़िक्र है कि दोस्त बने, प्यार हो, लड़की आए, सबको थोड़ी-थोड़ी सी ऐसी सब चीज़ें वही हैं। क्योंकि जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है, तो हमें जनरेशन ख़राब लगने लगती है। पूछो अब पीछे वाली जनरेशन से जाके, उन्हें हम कितने ख़राब लगते थे। अब वो हमें बढ़िया कहती है। यार कम से कम ये ऐसे थे, ऐसे तो नहीं थे। उनके पीछे वाले उनको बोलते थे। तो जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है, लेकिन इमोशंस कहीं न कहीं वही है। थोड़ा-थोड़ा सा देखो बदलेगा, थोड़ा-थोड़ा बदलेगा। मेरी क्लास में मेरा दोस्त नोकिया 6600 ले आया, जब मैं स्कूल में था, और हम ऐसे हो रखे थे, भाई गाना चला यार इसमें। वीडियो देखिए भाई, वीडियो भी चलती है इसमें। हाँ भाई वीडियो चलती है, लेकिन एक ही वीडियो पड़ी है इसमें, क्योंकि इसमें 64 MB है। और आजकल फ़ोन तो ऐसा है कि स्कूल में पड़ा है, उसी में पड़ा है। लेकिन हम भी कोई एक ऐसी चीज़ देख लेते थे ना जिसे हमें लगता था यार बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, वो भी वही देखकर वही महसूस करते हैं। बस फ़र्क क्या है कि हम इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं ना जनरेशन को लेके, लोगों को लेके, कि हमें उनमें ऐसे लगने लगता है कि ऐसे ये कैसे हो गए, ऐसे वो कैसे हो गए। अभी जैसे मुझे काफ़ी लोग हमेशा से बोलते हैं कि अमित भाई आप ना पहले जैसी वीडियो बनाया करो, छोटी होती थी, जल्दी देख के जल्दी ख़त्म कर देते थे। मैं खुद भूल चुका हूँ उस अमित को। मैंने जैसे जैसे समय बिताया, मेरा जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, दिमाग आगे बढ़ता गया, क्योंकि लर्निंग तो डेली है, डेली कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो। अगर सीखने की चाह है तो कभी कभी आपको आपका पुराना काम देखकर हंसी भी आती है कि ये क्या किया था मैंने। कभी कभी आप ऐसे, जैसे परिचय गाना है, वो मुझे ऐसे लगता है यार ये मैंने क्या सोच के बनाया है, इतना अच्छा गाना कैसे बना है। कभी कभी आप अपना बहुत बेस्ट काम देख रहे होते हैं जिस पे बहुत व्यूज़ होते हैं, तो आपको लगता है कि ये कैसे था, क्योंकि आप ग्रोथ कर गए। वरना आज आप अपने बेकार काम के लिए लड़ रहे होते कि भाई तूने इस मेरे काम को बेकार कैसे बोला। पर आप ग्रोथ करके, जब किसी ने बोला ना भाई ये ठीक था बट इतना डिजर्व नहीं करता था, तो आपने हल्की सी स्माइल की, सही कह रहा है, और निकल गए, क्योंकि आपने ग्रोथ कर ली, आप जान चुके हो अपने आप को। मैंने जब अमित भड़ाना LLB बनाई थी, मेरी पहली फिल्म थी वो, 2 घंटे की वो फिल्म थी। तो जब मैंने सबको बोला तो मैंने कहा यार उन एक्टर्स को लाते हैं जो बहुत अंडररेटेड है, जिनको काम मिलता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। तो सबका कहना ये था कि नहीं भाई, ऐसे लोग लो जिनका बहुत जाना पहचाना नाम हो, जाना पहचानी चीज़ हो, और उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं, उससे बहुत होती। मेथड फंसा रखा है लोगों के दिमाग में कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, क्या कुछ तो ब्रेक होगा तभी तो बात बनेगी। अब जब मैंने LLB बना दी, उसको रिलीज़ कर दिया, सारी चीज़ें कर दिया, तब मुझसे वो डिज़नी ने ली बाद में कि आप ये काफ़ी अच्छा आपका कंटेंट है, आप हमें ये दे दीजिए। मैं सोच ही नहीं सकता था ये बात। उस टाइम पे मेरे दिमाग में ही नहीं थी ये चीज़। पहले तो यही था कि बना के देंगे फिल्म, लेकिन एटीट्यूड हमेशा से वैसे ही रहा है, वही है, चाहे भाई कपड़े बिक जाएं, लेकिन एटीट्यूड वही रखेंगे, बना देंगे। बना देंगे भाई, क्या दिक्कत है, क्या चाहिए, ये चाहिए, कर देंगे, क्रिएट कर देंगे, क्योंकि अपने ऊपर भरोसा बहुत है, डरते नहीं है किसी भी चीज़ से, क्योंकि कुछ कभी ऐसा किया नहीं है कि डरने की ज़रूरत पड़े। हमेशा ऐसा काम किया जो दिल को अच्छा लगा है, मन को अच्छा लगा है। कभी ऐसा नहीं बोला कहीं पर जाके कि 10 साल बाद क्लिप कट के कि तुमने तो ऐसे बोला, ऐसे बोला, नहीं, बोला ही सबके लिए अच्छा है, बढ़िया, सबका चाहे सब तरक्की मारे। क्यों? आने वाले 5-10 सालों में यूट्यूब पर क्या होने वाला है आपके अनुसार, या 5-10 साल बहुत लंबे हो गए? मैं आपको सच बताऊं तो मैं ज़्यादा यूट्यूब पर जो चीज़ें चलती हैं मैं उसको फॉलो बहुत कम करता हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं जो जो नई चीज़ें आती रहती हैं, जैसे कोई नई चीज़ आई, मान के चलो व्लॉगिंग आई,
मैं रिलेट नहीं कर पाता व्लॉगिंग से, कभी भी नहीं कर पाता, सेम। क्योंकि मैं अपनी डेली लाइफ दिखा नहीं सकता। ये कोई तरीका नहीं है कि मैं अपने दोस्तों के साथ या मेरे दोस्त मेरे साथ बैठे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा दिनचर्या क्या है, इसको मैं नहीं दिखा सकता। जो दिखा रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उससे उनको नाम मिल रहा है, बहुत बढ़िया, लेकिन मैं उससे रिलेट नहीं कर पाता। अगर आप मुझे कहेंगे कि आपका मैं एक दिन देखना चाहता हूँ कि आप एक दिन में क्या करते हैं और मैं उसको रोज़ाना देखूँ, मैं नहीं देखना पसंद करूँगा। मेरी लाइफ में वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही चीज़। लेकिन कोई कोई सोचता है कि शायद उसको, क्योंकि जुड़ जाते हैं इमोशंस, दोस्तों से जुड़ जाते हैं, उनके परिवार से जुड़ जाते हैं, मम्मी से, पापा से, लोगों से जुड़ जाते हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। वो व्लॉग में ये चीज़ ढूंढते हैं, मैं फिल्म्स में ढूंढता हूँ कि ये व्लॉग में मैं फिल्म में बनाऊंगा ऐसा कुछ कि जिसमें परिवार होगा, सब होगा। मुझे हमेशा सब कहते हैं कि आपका कभी भी कुछ भी कंटेंट आए, आपने LLB बनाई, पग्गल बनाई, फिल्म बनाई, चिड़ियाघर आपने फिल्म बनाई, आपने जितनी भी फिल्म्स बनाई उसमें फैमिली एक एंगल जरूर रहता है, क्योंकि मैं रहा इतना फैमिली के बीच हूँ बहुत ज़्यादा। फिर मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जिनको आप बहुत ज़्यादा पूजते हो ना, जिनकी आप बहुत ज़्यादा पूजा करते हो, उनके गुण आपके अंदर आने लगते हैं। मैंने जब राम जी की बहुत पूजा की है मैंने किसी समय पे, हनुमान जी की, तो मेरे अंदर वो परिवार वाली चीज़ें, राम जी ने बड़ा अकेलापन बिताया है, बहुत संघर्षों वाला, मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा सा कि मेरा भी ऐसा थोड़ा सा रहा है। जैसे आप भोले बाबा की जब पूजा करते हैं ना, तो आप वो आपको ना जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपको देते हैं कि भाई ये चीज़ तो ले ले, लेकिन इस चीज़ को पाने के बाद समझ जा इसकी वैल्यू नहीं है कुछ, अभी से जान ले इस बात को, क्योंकि तू मेरा भक्त है, मैं तुझे 10 साल खराब करके रियलाइज़ नहीं कराना चाहता। क्या चाहिए, वेब सीरीज़ आ रही है, इसको हिट कर देगा, कर दी, अब आगे एक और आएगी, फिर उसको भी हिट करेगा। इससे बढ़िया हर बार तू कर्म पे ध्यान देना, तो काम कर, रोजगार पैदा कर लोगों के बीच में, जिन लोगों को मुसीबतें हैं उनकी बातें सुन, उनको सॉल्व कर, उनकी चीज़ें कर, मोह से दूर भागना। तो भोले बाबा की तो ये चीज़ एकदम, इस पे बात करता। हाँ जी करते हैं। सेम, मुझे भी जो आपने कहा एग्जैक्टली मुझे वही फील होता है कि जो भी आप मांगते हो उनसे मिल जाता है झट से। कभी कभी झट से दर्द भी महसूस करवा देता है। हाँ, आपको, आपके साथ ऐसा हुआ है? मेरी बहुत एक अलग कनेक्टिविटी है उनके साथ। बोलो। मेरी जो कनेक्टिविटी है वो शिवलिंग से है। मतलब मैं भोले बाबा जी को जब भी महसूस करता हूँ उनकी एनर्जी, वो मैं शिवलिंग से बहुत ज़्यादा महसूस करता हूँ। क्यों? वो है मन, जहाँ से मिला, जैसे मिला, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से मेरी दादी हॉस्पिटलाइज थी और मुझे अचानक से ये बात पता लगी कि दादी हॉस्पिटलाइज है। मेरा दादी से बड़ा लगाव है। मैं सोकर उठा था सुबह सुबह, मैंने अपनी चाचा के लड़के को बड़ा घबराहट में देखा, तो मैंने पूछा, तो वो मुझसे ज़्यादा बातें बताते नहीं है परिवार की, भाई को टेंशन हो जाएगी, काम वाम करते हैं, 10 तरह की चीज़ें करते हैं। तो मैंने फिर भी जानना चाहा, उसने बताया माँ जी हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे उस टाइम पे बस एक ही चीज़ महसूस हुई कि माँ के साथ मेरा लास्ट मोमेंट क्या था, मेरी दादी के साथ मेरा लास्ट मोमेंट क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा था। मैं फटाफट से हॉस्पिटल में पहुंचा और मैंने जिस कंडीशन में उनको देखा वेंटिलेटर पे, मैं रोने लगा वहाँ पे। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे पहचान लिया था। मैंने कहा देखो डॉक्टर साहब, कुछ भी जान लगा दो, आप इनको बचा लो। उसने कहा अमित नहीं यार, बहुत मुश्किल चांस है। तो अभी मैं घर पे गया तो घर पे रोआ राट मचा हुआ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि दादी के बहुत करीब हैं सब, दादी का संघर्ष सबने बहुत देखा है। तो जब मैं घर पे गया, मैं मेरे छोटे भाई को रोते हुए देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार अगर ये रोएं तो इनके लिए दुनिया में आग लगा दें, छोटे भाई हैं हमारे, और ये रो रहे हैं सामने, क्योंकि दादी की बात थी, लास्ट वो चल रहा था। डॉक्टर ने कह दिया था टाइम ख़त्म है, आप तैयारी कर लीजिए।
बहुत बुरा होता, मैं बड़ा परेशान था उन दिनों पर। पूजा पाठ मेरे पर लगातार लगा हुआ था कि कोई रास्ते खुल जाए, क्योंकि अब तो ना तो यहाँ फेम काम आ रहा है, ना पैसा काम आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। भगवान है जो बस एक उम्मीद जिनसे रखते हैं। तो मुझे किसी ने कहा कि अमित आप जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, कल के दिन ना आप दूध चढ़ाइए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सुबह दूध चढ़ाया जाके, और मैं जाके आराम से, जब मैं हॉस्पिटल गया उस टाइम कह रहे हैं कि लास्ट है, सारी चीज़ें वो चल रही है, बड़ा परेशान था। तो मुझे पूरे दिन 2 दिन से तो नींद नहीं आ रही थी। मुझे फाइनली घर वालों ने बोला कि थोड़ी देर सो जाओ, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। अच्छा, मैंने उन दिनों गर्मी का मौसम था, मई जून का बहुत मौसम था, तो मेरी दादी हॉस्पिटल में बिल्कुल ऐसी इस कंडीशन में थी। तो मैंने भी उन दिनों सोचा कि मैं ज़मीन पर ही सोऊंगा। अगर मेरी दादी की ये कंडीशन है तो ना मैं एसी चलाऊंगा, ना मैं पंखा, मतलब मैं कोई ऐशो आराम वाली ज़िंदगी नहीं जीऊँगा कि गाड़ी में घूम रहा हूँ, एसी चल रहा है, घर में बेड पे सो रहा हूँ। ज़मीन पे सोऊंगा, चाहे तपती गर्मी में रहे, चाहे कैसे भी रहे। तो रात के 12 बजे से 5 बजे तक मैं करवटें बदलता रहा। मुझे पता था बस अब मेरे पास फ़ोन आने वाला है जिसमें बोलने वाले हैं कि ऐसे-ऐसे हो गया। मेरी 5 मिनट के लिए नींद लगी होगी, क्योंकि 48 घंटे से ऊपर हो गई थी, तो वो ऑटोमेटिक आपको नींद आ जाती है। अब जब मेरी 10 मिनट बोलेगी तो 6:30 बजे का टाइम हो रहा होगा, 5 बजे के बाद से मेरे वीडियो कॉल आती है चाचा जी की। मेरी आँख खुली एकदम से, वीडियो कॉल पे दादी। वो तो मुझे वो भैया कहती हैं। उन्होंने कहा भैया ऐसे बोला, और फटाफट गया बाथरूम में। मैं मतलब कुछ पहन कच्चा ही पहन रखा था मैं, अपने कमरे में, वॉशरूम में या कमरे में कहीं पे गया। मैंने फटाफट टी शर्ट पहनी और लिया ड्राइवर को, और मैं फटाफट जाके हॉस्पिटल में मैं पहुंचा। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ। डॉक्टर ने कहा पता नहीं। कह रहे हमें नहीं पता यार। इससे आधारित एक कहानी है कि ब्रह्मा जी माँ पार्वती जी से नाराज़ हो जाते हैं। माँ पार्वती कारण पूछ रही हैं कि क्या कारण है, क्यों नाराज़ है। तो वो बताते हैं, कहते हैं मैं और विष्णु जी कुछ लिखते हैं, किसको क्या देना है, किसका भाग्य कैसा बनना है, क्या लिखते हैं, सब कुछ बना देते हैं। अब हमने सब कुछ लिख दिया है। फिर वो व्यक्ति भोले बाबा की पूजा करता है, हमारा सब लिखा हुआ बनाया हुआ सब मिटा देते हैं, भोले बाबा अपने हिसाब से दे देते हैं। ये खासियत है उनकी। वो आपकी सबसे प्यारी चीज़ को आपसे जब तक अलग नहीं होने देंगे, जब तक आप उनसे कहते रहोगे अलग मत होने देना। अलग करेंगे क्योंकि प्रकृति का नियम है, आया है तो इंसान जाएगा, लेकिन उस वे में अलग करेंगे, आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। आपको बड़े प्यारे तरीके से बताया जाएगा कि अब राइट वे है, अब इनको जाना है, अब या तो आप सरेंडर कर दो मेरे सामने, या फिर आराम से रहो। तो एक वही एक समय होता है। तो उनसे मेरी ये कनेक्टिविटी है। मैंने फिर उसके बाद सोमवार के व्रत बोले कि मैं पूरी ज़िंदगी सोमवार के व्रत रखूँगा। 1.5 साल हो गया आज मैं सोमवार का व्रत रखता हूँ। रात से स्टार्ट होता है और ट्यूसडे मॉर्निंग में सूर्य महाराज जी को देख के, प्रभु सूर्य को देख के मैं खोलता हूँ। 36-37 घंटे का होते हैं वो। क्या आप खाते नहीं? मैं कुछ भी नहीं खाता, सिर्फ फ्रूट और दूध ले लेता हर सोमवार? हर सोमवार, और मंगलवार को खोलता हूँ मैं। और ये मैंने ज़िंदगी भर के लिए बोल दिया। मैंने कहा ये मेरा एक, क्योंकि मुझे पता बोले बाबा जी आप पे कोई फ़र्क नहीं है इन चीज़ों का, आपके लिए तो सब एक बराबर है, लेकिन ये मेरा त्याग है। मैं अपने आप को थोड़ा त्यागना चाहता हूँ कि मैंने आपसे कुछ मांगा, आपने दे दिया। अब मैं अपने आप को थोड़ा सा बस ऐसे त्यागना चाहता हूँ कि ये 2 दिन कम से कम मैं ऐसे रखूँ, खाने पर कंट्रोल रहे, सोच पर कंट्रोल रहे, बुद्धि अच्छी चले, किसी को गलत ना बोला जाए। मैं सोमवार को मैं काफ़ी चीज़ें अवॉइड करता हूँ कि इनसे नहीं मिलूँगा, गाली देते हैं, इनके मुँह से गाली बहुत निकलती है, इससे नहीं मिलूँगा, ये कामा-का की बातें बहुत ज़्यादा करता है। तो वो 2 दिन बड़े अच्छे रहते हैं। बॉडी का टेम्परेचर भी मैंने फ़ील किया है काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैं किसी भी कैरेक्टर को देख के वेट बहुत घटाता हूँ, बढ़ाता हूँ। इससे मुझे बहुत आसानी मिलती है। अभी मैंने वैसे 22 किलो वज़न घटाया था इस कैरेक्टर के लिए, स्टूडेंट कैरेक्टर प्ले करना था। तो
बड़ी आसानी मिलती है, जल्दी हो जाता है वो तो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हर हर महादेव भाई। तो बहुत उनके अंदर एक एक उनका एक और किस्सा है। बोले वैसे तो बहुत किस्से हैं भोले बाबा जी के। एक किस्सा, एक चोर था, वो गांव में चोरी करता था। तो एक दिन गांव वालों ने डिसाइड किया कि पकड़ना है भाई इसको। लेकिन चोर अपनी आदत से मजबूर था। उसको चोरी करने जैसे ही वो घुसा तो उसको पता लग गया, उसको घेर लिया। लेकिन उसने सोचा मैं मंदिर के अंदर चला जाता हूँ, यहाँ कौन सा कोई चेकिंग लेने आएगा। तो वो मंदिर के अंदर चला जाता है। लेकिन वही है, आदमी अपनी आदत से बाज थोड़ी ना आता है। अब वो मंदिर में, लेकिन वहाँ भी वो घंटी देखता है। जैसे ही वो घंटी देखता है एकदम से उसको लगता है चुरा ही जाए। तो उधर ही शिवलिंग होते हैं, तो वो शिवलिंग के ऊपर पाँव रखता है और घंटी को उतार लेता है। तभी वहाँ शिव जी प्रकट हो जाते हैं। शिव जी कहते हैं बताओ क्या चाहिए। वो कहता है क्या चाहिए जी, मैं तो चोर हूँ, पापी आदमी हूँ, फिर भी आप ऐसे कह रहे हैं क्या चाहिए। और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई दूध चढ़ाता है, कोई बेल के पत्ते चढ़ाता है, बेल पत्थर चढ़ाता है। तो पहला ऐसा व्यक्ति है भाई जिसने अपना पूरा शरीर मेरे पे चढ़ा दिया। तो बता तुझे क्या चाहिए। तो इतने सीधे भी हैं। ओके। मेरा शिव जी का मंत्र है ओम भैरवाय नमः। ओम मतलब मैं भैरव की पूजा करता जी हूँ। भैरव को जानते हो आप? जी। क्या सोचते हो उनके बारे में? मुझे जब जब भैरव जी का मैं बारे में सोचता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं उन्हें शिव जी के बड़े करीब पाता हूँ, बहुत ज़्यादा। और उनको मैं ऐसे भी पाता हूँ कि शिव जी का जो दिशा निर्देश हैं उसके कहीं ना कहीं बड़े करीब जाके उनके सारे के सारे कार्य वही होते हैं। आपका क्या सोचना है? मैं उन्हें अवतार नहीं बुलाना चाहता। जी एक तरह से वो उनके एक अवतार है। जी। पर भैरव आपसे काम करवाते हैं। मतलब आपका काम झट से करवा देते हैं, पर आपको और भी काम देते हैं। और मैं पूरी तरह से समझा नहीं हूँ, पर उन ओम भैरवाय नमः पर जाप कर रहा हूँ बहुत आजकल, और बहुत कुछ हो रहा है ज़िंदगी में। तो पहले मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, पॉडकास्ट के थ्रू इतना सब कुछ सीखने को मिलता है। उनका जाप करने के बाद पता चला कि मुझे बहुत कम पता है। तो मैं बस अभी जैसे आपने कहा कि अगर आप किसी की पूजा करते हो तो आप उनकी तरह बन जाते हो थोड़े थोड़े। तो जैसे कि भैरव बाबा शिव जी के भक्त हैं, मैं भी शायद शिव जी का भक्ति बन रहा हूँ। बस इतना ही जाना है मैंने। पर मेरा एक लाइफ का गोल डेफिनेटली है कि मुझे भैरव के मंदिर खोलने और बनाने हैं भारत में। क्योंकि कहा जाता है कि पहले भारत में बहुत सारे भैरव के मंदिर होते थे, पर आजकल नहीं है। तो एक लाइफ गोल आ चुका है उनके थ्रू। अच्छा। हाँ, इसमें आप मेरी मदद करोगे बाद में जिंदगी में, बाद में। ठीक है, कभी भी आपके साथ हमेशा खड़े। मैंने 11 ज्योतिर्लिंग कर लिए हैं। ओके ओके। एक ज्योतिर्लिंग है, तो जब भी हम जाते हैं किसी भी ज्योतिर्लिंग में तो हमेशा आसपास जो भी भैरव जी का मंदिर होता है तो वहाँ के दर्शन जरूर करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे बताया जाता है कि भैरव जी काफ़ी मंदिरों की, शिव जी के मंदिरों की रक्षा उनके आसपास रह के रक्षा करते हैं। हाँ। जैसे कि वहाँ भी एक भैरव की मूर्ति रखी हुई है, वहाँ शिव जी की मूर्ति है, उसके साइड में एक छोटी मूर्ति भैरव की मूर्ति है, वो एक अथर्व के पीछे है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा। तो भैरव की मूर्ति पे हमेशा एक वो काले कलर का कुत्ता रहता है जी तो वो कुत्ता रक्षक होता है जी इंसान का। जी। और ये मैंने जाना भैरव के बारे में कि भैरव आपकी भी रक्षा करता है, पर आपकी भक्ति की रक्षा करता है। कि आपकी भक्ति से जो चीज़ आपको दूर लेके जा सकते उन्हें भी थोड़ा अटैक करते हैं। तो बहुत कुछ हुआ जब उनकी पूजा स्टार्ट करी मैंने, मेरे लाइफ में बदलाव आ गए। तो बस यही जाना है। भक्ति मुझे लगता है बहुत बड़ा बदलाव लाती है आपके जीवन में। क्योंकि आप वही है, आप ना मोह को छोड़ के वो चीज़ कर रहे हैं। क्योंकि ये तो कलयुग है, तो यहाँ पे तो सिर्फ नाम के जप से ही प्रभु को ऐसे लगता है। क्योंकि आज के समय में तो इतना ज़्यादा लोगों के अंदर इतने ज़्यादा जल्दी जल्दी वाली चीज़ें आ गई हैं ना, कि वो जो आपसे आप सोचिए ना कि
पहले कितने वर्षों में कितने समय तक प्रतिज्ञा की जाती थी, योग किए जाते थे, तब प्रभु प्रकट होते थे। अच्छा, मुझे कारण ये भी लगता है कि कलयुग में प्रभु के साक्षात दर्शन जो नहीं है, इसका आपको कारण क्या लगता है? क्योंकि त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में है। मुझे इसका सबसे बड़ा कारण क्या लगता है कि प्रभु को पता है कि ये एक ऐसा युग है कि जहाँ इंसान किसी की कदर नहीं कर रहा, ना माँ की, ना पिताजी की, ना बहन की। तो ऐसा जरूर होता कि अगर प्रभु प्रकट होते ना, और किसी ने बहुत टाइम तक प्रतिज्ञा की होती और उसके लिए प्रकट ना होते, तो वो इंस्टाग्राम पे लाइव चला जाता कि आज से मैं आपको त्याग रहा हूँ, आज से मैं आपको नहीं, वो आपकी पूजा नहीं करूँगा। क्योंकि ये उस चरम पे है कलयुग कि आदमी को जहाँ बेनिफिट दिखा, आदमी वहाँ हो गया, जहाँ नहीं दिखा उसको तुरंत त्याग दिया। पहले ऐसा नहीं था, लोग बहुत ज़्यादा डरते थे। हालांकि द्वापर तक आते 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 बहुत चेंज हो गया। यहाँ लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे प्रभु से, बहुत ज़्यादा प्यार था। प्यार अभी भी लोगों में बहुत ज़्यादा है। जिसके अंदर भक्ति है उसके अंदर प्यार है, उसके अंदर प्रेम है। मतलब जब मुझसे कोई एकदम क्लोजली जब जाके बात करते हैं, शिव जी की बातें करते हैं, तो जब वो कुछ बातें मुझे कहते हैं या बताते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं कहता हूँ कुछ भी बात कर लेना, ऐसी बात मत कहना जिससे मैं ऑफेंड हो जाऊँ। क्योंकि मेरा जो प्यार है वो बहुत ही ज़्यादा निस्वार्थ है, बहुत ज़्यादा निस्वार्थ है। कुछ भी मत बोलना भाई। तो ये प्रेम ही है कि भाई मैं कुछ सुन नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये मुझे एक लगता है कि प्रेम अभी भी है, लेकिन अभी ये हो गया कि लोगों में त्यागने का बहुत जल्दी है कि त्याग दिया कि नहीं भाई, बेनिफिट देखते हैं कि इस चीज़ से बेनिफिट हो जाए, उस चीज़ से बेनिफिट हो जाए। हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं पॉडकास्ट पर? नहीं, मैं सच में जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान हमारे थ्रू ऐसी बातें क्यों करवा रहे हैं। मैं अक्सर पॉडकास्ट के बारे में भी ये सोचता हूँ कि ऐसी बात है, मैं ज़िंदगी में करता था पॉडकास्ट से पहले, पर आजकल आप जैसे लोग मिल रहे हैं जो पॉडकास्ट पर आकर ऐसी बातें कर रहे हैं। बहुत सारे दिव्य लोग आ जाते हैं पॉडकास्ट पर, ऐसी बातें करते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ऊपर वाले की मर्जी है। मैं पहले भी आपसे वही बात कह रहा था कि सब जो भी है सब चलता तो वहीं से है, बस हमें लगता है ऐसा कि हम कर रहे हैं। क्या ये टूट जाता है, मैं एक घमंड है, ये टूट जाता है कुछ टाइम बाद। अगर आज भी आपको यही लग रहा है कि हाँ मैं कर रहा हूँ ये सब, इसकी वजह से हो रहा है, नहीं, कुछ भी नहीं है। हम सब तो एक जरिया है, चलता जा रहा है। जहाँ हमारी ड्यूटी पूरी, हम पूरे, ख़त्म, फिर कोई और आएगा, फिर वो करेगा। सब एक जरिया बने हुए, और जरिया हम सिर्फ इसलिए बने हुए हैं कि समाज के बेहतरी के लिए। ये मैं पॉडकास्ट पर बहुत कम कहता हूँ, पर ये जो नीला कलर है, आपको पता है ना कि क्यों हमने सिलेक्ट किया? समझ सकता हूँ मैं। हाँ, तो अच्छा है कि पूरी वाइब्रेशन है, पूरी आपने तो पूरा माहौल बना रखा है। यहाँ मैं ध्यान करने बैठता हूँ हमेशा। अच्छा। मतलब आपके पॉडकास्ट के पहले जहाँ आप बैठे हो वहीं ज़मीन पर बैठकर मैं ध्यान करता हूँ। पता नहीं क्यों, ये मैं कर्म भूमि मानता हूँ खुद की, पर मेरे लिए मेरा मंदिर और कर्म भूमि एक ही है इस फेज में। ऐसे है, शायद बाद में ज़िंदगी में ये बदलाव आएगा, पर पता नहीं क्यों यार, यहाँ आकर पता चला है कि ये मेरे इष्ट है, तो अच्छा लगता है इनकी बातें करना। ये हमने प्लान नहीं किया था, हमने कुछ डिसाइड नहीं किया था कि क्या बात करेंगे, पर शिव जी की बातें कर रहे हैं अभी। आप भी ढूंढ रहे हो उन्हें, मैं भी ढूंढ रहा हूँ उन्हें। वो हमारे अंदर है। हाँ, हमारे अंदर है। शायद आप भी जान रहे हो उन्हें, मैं भी जान रहा हूँ उन्हें। देख, वो जान कोई नहीं सकता उन्हें, जान नहीं सकता। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश भी नहीं कर सकते। है ही नहीं, हम उस लायक ही नहीं है भाई। इतने पापी आदमी हैं हम, इतने पाप भरे हुए हैं ना हमारे अंदर, बहुत ज़्यादा पापी हैं हम। तो कुछ भी नहीं है उनके, कुछ भी नहीं हो सकते हम उनके, कुछ भी नहीं है। वो इतना बड़ा दिल रखते हैं कि वो हम पे बस मेहरबान है। वो उनका इतना बड़ा दिल है, हम तो भाई कुछ भी नहीं है। मैं बस जय भोलेनाथ कहना चाहूँगा। जय भोलेनाथ, जय श्री महादेव शंभू, जय श्री महादेव शंभू। ये नया मंत्र सीख लिया मैंने। ओके अमित बनाना भाई, कैसा रहा पहला TRS एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके।
सेम सेम ब्रो। मैं आपके बारे में कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। जी कहिए प्लीज। आपको कुछ कहना है पहले? नहीं मैं मैं कह दूं? पहले ओके। आप कह लीजिए। वैसे आपसे और बातें करनी थी, हाँ जी पर वो अगली बार के लिए सेव कर ठीक लेते हैं। मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगा कि पहली बार ज़िंदगी में आपसे बात कर रहा हूँ। आपको दूर से देखा है, आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट था जेन्यूनली कि जो भी आपने किया एज अ यूट्यूबर। कभी कभी आपको समझ आता है कि कितनी मेहनत लगती है यूट्यूब चलाने में और कितने एफर्ट्स जाते हैं सिर्फ क्रिएटिविटी के लिए। तो दूर से ना एक यूट्यूबर को दूसरे यूट्यूबर की गेम दिख जाती है। बहुत रिस्पेक्ट हमेशा था आपके लिए, पर मुझे पता था कि आपसे पहली बार बात पॉडकास्ट पे हो गई। एक दो चीज़ें जानी है आपके, बहुत कुछ जाना है आपके बारे में इस चैट के थ्रू। ये जाना है कि आपके अंदर एक बहुत गुड नेचर्ड गुस्सा है। मतलब आपका दिल एकदम साफ है, पर उसके साथ गुस्सा भी है। ये मैं भाई के तौर से कह रहा हूँ। गुस्सा डेफिनेटली है, पर गुस्सा एक बुरी बात नहीं होती। आपने बहुत अच्छे तरीके से उसे काम में बदल दिया है, सफलता में बदल दिया है। तो पहले तो उसके लिए और भी इज्जत करता हूँ मैं आपकी। पर सेकेंडली आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड कहते हैं, अंदर का बच्चा बहुत ज़्यादा जिंदा है। अच्छा लगता है आपसे बात करके। और तीसरी चीज़ मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप एक शेर हो अमित भड़ाना भाई। तो एक शेर अपनी प्रजा का ख्याल रखता है, वही आप कर रहे हो। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप कि आपने एंजॉय किया आपका पहला पॉडकास्ट एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया। मेरे तो बड़े समय से मन था कि मैं आऊँ, बस समय नहीं मिल पाता क्योंकि मैं इतना मीडिया कोई ना। इंटरेक्शन करता नहीं हूँ, मतलब जाता नहीं हूँ कहीं पे। लेकिन मेरा ये था कि मेरा प्लान बन रहा था पहली बार कि कुछ करना है, तो मैं सबसे कह रहा था कि यार मैं रणवीर भाई से बात करो, वहाँ चलते हैं। तो और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़ी पॉजिटिव मुझे वाइब्रेशन आई बहुत। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने बातें करी हैं वो लोगों को बड़ी अच्छी लगेंगी, कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो ऐसी लगेंगी कि क्या बातें करती, लेकिन सब बातें हैं बातें हैं। हाँ, ये बातें आपने नहीं करी है, ये सवाल मैंने नहीं पूछे कि उन्होंने बातें करी, उन्होंने ही सवाल पूछे। सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। हाँ जी भाई, थैंक यू। एपिसोड 2 के लिए कभी आ जाना, पर आज जब अच्छा आप लगा। बुलाएंगे। यस ब्रो, ऑल द बेस्ट। वेब सीरीज के लिए ऑल द बेस्ट। और Thank you भाई। जो भी आप करोगे, आपको पता ही है सफलता आपकी ही होगी। तो मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, बस जैसे हो वैसे ही रहो, Thank you वो भाई। कहना है। Thank you ब्रदर, थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था अमित भाई के साथ सिर्फ हमारा पहला पॉडकास्ट। एक ऐसे इंसान है जिनके साथ हम बैठकर और बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट बना सकते हैं। पर ये बताइए कि अगली बार इनसे कैसी बातें करनी चाहिए, कमेंट्स में बता दीजिए। ये बताइए कि आज का पॉडकास्ट कैसा लगा। अब टीआरएस के इस फेज में बहुत सारे यूट्यूबर्स लौट कर आएंगे टीआरएस पर। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये हमारे लोग हैं, ये हमारी फैमिली है। भारत का फ्यूचर मेरे अनुसार कंटेंट के थ्रू लिखा जाएगा। किस तरह से भारत के सोच विचार बदलेंगे वो कंटेंट पर निर्भर होगा। मुझे कंटेंट में फिर से डीप डाइव मारनी है टीआरएस पर। तो मुझे ये बताइए कि आप और कौन से यूट्यूबर्स को, कौन से इंस्टाग्रामर्स को टीआरएस पर देखना चाहोगे। लॉट्स ऑफ लव। जय श्री महादेव शंभू और जय हिंद।